हेलो। आज हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी की हिस्ट्री की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। जो फर्स्ट टेक्सचुअल पहले हम करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, उसके बाद करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम इसमें देखेंगे। अगर आपको अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइट करने हैं तो राइट भी कर सकते हैं, और सिर्फ लर्न करने हैं, सुनने हैं तो वैसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री क्लास 10th। राइट अ नोट ऑन गिसिपी मैज़िनी। अब ये जो गिसिपी मैज़िनी थे ये कौन थे? ये वॉज द इटालियन रेवोल्यूशनरी बोर्न इन जिनोआ इन 1807। ये गिसिपी मैज़िनी जो थे ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जो कि बोर्न हुए थे 1807 में जिनोआ में, एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। और ये किसके मेंबर बने? एक सीक्रेट सोसाइटी थी कार्बोनरी की, उसके मेंबर थे। एज अ यंग मैन ऑफ 24 और 24 की ही एज में ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। इनको जेल में भेज दिया गया 1831 में। किस लिए? क्योंकि इन्होंने लिगुरिया में रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। मैट्रिनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। और जो मैट्रिनिक थे इन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये जो है जो किसी भी मैज़िनी है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए। मतलब जो हमने सोसाइटी के ऊपर ऑर्डर जमा रखा है, कानून लागू कर रखे हैं, उन सब के अगेंस्ट ये जो है अकेला ही काफ़ी है। Count Camillo di Cavour. Count Camillo di Cavour was the chief minister of Sardinia, Piedmont state, who led the movement to unify the regions of Italy. अब ये जो काउंट कैमिलो थे डी कैवोर थे, ये चीफ मिनिस्टर थे सर्डिनिया के, पिडमोंट स्टेट के। हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली। और इन्होंने किस लिए मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? इटली के रीजन्स को इकट्ठा करने के लिए, मतलब एक बनाने के लिए। ही वॉज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नोर अ डेमोक्रेट। ना ही तो ये कोई रेवोल्यूशनरी थे, ना ही कोई डेमोक्रेट थे, बल्कि बट असिस्टेड गिसिपी मैज़िनी एंड गैरिबाल्डी इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। लेकिन इन्होंने गिसिपी मैज़िनी और गैरिबाल्डी का साथ दिया था इटली की यूनिफिकेशन के लिए। ठीक है। एम ऑफ जोल्वेरिन। जोल्वेरिन का नेम क्या था? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन में नहीं है। द एम ऑफ जोल्वेरिन इज टू बाइंड द जर्मन्स। जर्मन्स को बाइंड अप करने के लिए ये जो जोल्वेरिन था इकोनॉमिकली इनटू नेशन। अब ये इकोनॉमिकली उनको बाइंड करने के लिए जो रेवोल्यूशन था वो था जोल्वेरिन का। इट विल स्ट्रेंथन द नेशन मटीरियली। इसका मकसद क्या था? इसका जो एम क्या था जोल्वेरिन का? ये नेशन को, जर्मन नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना था। मैटेरियली मतलब उसको इकोनॉमिकली जो है, क्योंकि मटेरियल अगर उनके पास होंगे, ठीक है, अपना ही उनके पास सब कुछ होगा मटेरियल, तो उनको किसी दूसरे नेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो इकोनॉमिकली खुद ही स्ट्रोंग हो जाएगा। तो इसलिए जोल्वेरिन जो है ये ऐसा मोमेंट आप कह सकते हैं। इट ओट टू अवेकन अब एंड रेज नेशनल सेंटिमेंट्स थ्रू अ फ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोविंशियल इंटरेस्ट। इसमें जो उनके देश के जो लोग थे उनको सेंटिमेंट थ्रू, उनके अंदर ना सेंटिमेंटल जो इमोशन थे वो उन्होंने रेज किए। अ फ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोविंशियल इंटरेस्ट, एक का अगर इंटरेस्ट होगा ऑब्वियसली दूसरे का भी इंटरेस्ट उसमें जागेगा, और इस तरह से धीरे धीरे पूरे देश में अपने जो मटेरियली जो है इकोनॉमिकली वो अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहेंगे। तो इस तरह का एम था इस मोमेंट का। द जर्मन सिस्टम इज द ओनली मीन्स टू एनजेंडर नेशनल फीलिंग्स। और जो जर्मन सिस्टम थे ये उस टाइम पे अकेला ही ऐसा था जो किसी भी जेंडर ने बिलीव नहीं करता था, मतलब वो सबको समान लेके चल रहा था।
The Greek War of Independence. This was an unsuccessful war of independence managed by Greek revolutionary between 1821 and 1829 against the Ottoman Emperor. ये जो ग्रीक वार था इंडिपेंडेंस के लिए जो हो रहा था ये अनसक्सेसफुल था, जो कि मैनेज किया जा रहा था ग्रीक रेवोल्यूशनरी के द्वारा। और ये कब हुआ था? 1821 से लेके 1829 को। और किसके अगेंस्ट हो रहा था? ओटमन एम्परर के अगेंस्ट हो रहा था। द ग्रीक्स वर सपोर्टेड बाय द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज इज लाइक the French kingdom, Great Britishers and Russian Empire, while poets and artists were हेल ग्रीस ऑफ द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब इसमें क्या हो रहा था? इस ग्रीक को ना कौन सपोर्ट कर रहे थे? यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह, फ्रेंच और ब्रिटिशर वगैरह इसको सपोर्ट कर रहे थे। और जो रशियन है वो वहाँ के जो आर्टिस्ट और पोएट थे ना, वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ग्रीक को ये सोचा जा रहा था उस टाइम पे, इसको यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ लेके जाएं या रशिया अपनी तरफ इसको करेगी। ठीक है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च्ड इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब 18 मई 1848 को जो इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इलेक्ट हुए थे। 831 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्ट हुए थे। एक फेस्टिव प्रोसेशन में वो मार्च कर रहे थे टू टेक देयर प्लेसेस। अब उनको अपने अपने प्लेस लेने थे इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन। और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था जर्मन नेशन के लिए। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या हुआ था? कब बनी थी? 18 मई 1848 को बनी थी। 1831 रिप्रेजेंटेटिव उसमें मार्च कर रहे थे, मतलब उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। और वो एक फेस्टिव प्रोसेशन था वहाँ का था, और पार्लियामेंट में, उसमें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। और वहाँ पर उस टाइम जो जर्मन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसको सबके सामने रखना था। द रोल ऑफ वुमेन इन nationalist struggles. Globally, also women played a crucial role in nationalist struggles. They conducted meetings, established several पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिश न्यूज़पेपर्स एंड फोर्ट इन द फ्रंट लाइन। अब जो रोल विमेन का रोल था वो कैसा था नेशनल स्ट्रगल्स में? उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका उसमें निभाई थी। और उन्होंने कंडक्ट की थी बहुत सारी मीटिंग्स, उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश की थी और बहुत सारे न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे। और उन्होंने आगे आके इस लड़ाई को लड़ा था अपने अधिकारों के लिए। ठीक है, क्योंकि किसी और के अधिकारों के लिए तो कोई और लड़ नहीं सकता। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें ही उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल? अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरी जो थे उन्होंने जो इकट्ठा हुए थे, कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाई थी फ्रेंच पीपल के, तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप जो थे रखे? द French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. अब जो steps थे वो आपको बताए जाएंगे। The notion of a united community enjoying equal rights. जो आइडिया था, notion का मतलब होता है आइडिया, जो आइडिया था एक यूनाइटेड कम्युनिटी के लिए, उसमें था सबसे पहले इक्वल राइट्स होने चाहिए सबको। न्यू ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग होना चाहिए, एक नया 3 रंग का ही फ्रेंच फ्लैग होना चाहिए। न्यू हाइम्स वर कंपोस्ट, अलग ही उसका एक सॉन्ग होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड, सबके लिए एक जैसा ही सिस्टम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हु वर मेरेन एंड जर्मेनिया? What was the importance of the way in which they were portrayed? अब मेरेन और जर्मेनिया के बारे में ये कौन थे और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? मेरेन एंड जर्मेनिया वर फीमेल सिम्बल्स दैट रिप्रेजेंट द फ्रेंच एंड जर्मन नेशंस। ये दोनों, ये जर्मन के लिए, ये फ्रेंच के लिए, ये दोनों नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। Respectively, they were portrayed in a way that would help the public identify with their symbolic meaning and instill a sense of national unity. और दोनों ही अपनी अपनी कंट्री के लिए नेशनल यूनिटी के लिए जानी जाती है, नेशनल यूनिटी का सिंबल हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4,
ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। पूरी प्रोसेस बतानी है हमें जर्मन यूनिफिकेशन की। नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडल क्लास जर्मन्स हु इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन। अब जो नेशनलिस्ट थे इन्होंने अपनी जो फीलिंग्स थी उसको बहुत ज़्यादा फैला दिया था हर जगह, मिडिल क्लास जर्मन्स में फैला दिया था, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो हर कंट्री में ज़्यादा होती है। who in 1848 tried to unite the different। अब 1848 में इन्होंने अपने सारे जर्मन के जितने भी रीजन्स थे उनको यूनाइट करने के लिए ट्राई किया। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स। अब जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। फ्रॉम देयर देन ऑन पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। और पर्शिया ने लीडरशिप जो है वो की थी इस मूवमेंट में, नेशनल यूनिफिकेशन के मूवमेंट के लिए। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने कैसे वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वॉन बिस्मार्क, उन्होंने एक आर्किटेक्ट की जो आर्किटेक्ट किसी भी मतलब बिल्डिंग को बनाना होता है तब आर्किटेक्ट जो भूमिका निभाता है वही भूमिका उन्होंने निभाई थी, और कैसे आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। In January 1871, the Persian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles। और उन्होंने फिर पर्शियन जो किंग थे विलियम वन, उन्होंने जर्मन को एक इकट्ठा यूनिफाई कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने एक सेरेमनी जो है वो वर्साइल में हेल्ड की थी, सेलिब्रेट की थी। What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? अब नेपोलियन के ने जो चेंजेस किए थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए टेरिटरीज के, तो वो बताने हैं आपको। द फॉलोइंग चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। पहला है सिविल कोड ऑफ 1804। जो ये सिविल कोड है ये नेपोलियन कोड भी इसको कहा जाता है। 1804 जो है उसको नेपोलियन कोड का भी नाम दिया जाता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इश्यू किया गया एंड अपोलिश्ड और प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एंड राइट टू प्रॉपर्टी फॉर वीमेन। और इसमें जो भी बर्थ के और वीमेन के लिए प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो सारे उसमें डाले गए कि कैसे किनको जैसे जो बच्चे नए जन्म ले रहे हैं या फिर वुमेन को प्रॉपर्टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, सब कुछ उसमें किया। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। नेपोलियन ने सिंप्लीफाई कर दिया सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न करके, डिवाइड करके कि ये काम करेंगे, ये यहाँ का काम करेंगे, तो उसको बहुत अच्छे से डिवाइड कर दिया। द फ्यूडल सिस्टम वॉज एबोलिश्ड एंड पीजेंट्स वर फ्रीड। अब जो पीजेंट हैं उनको फ्री कर दिया, बिल्कुल फ्यूडल सिस्टम है वो भी बंद कर दिया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड इन टाउन्स। अब जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन थी वो भी रिमूव कर दी गई। ये सारे मैंने आप जो चैप्टर है उसमें रीड करते हुए देख लेंगे, या अगर देख लिया है तो वो भी ठीक है। इम्प्रूवमेंट वर मेड इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। और जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है उनमें भी इम्प्रूवमेंट की गई। यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स। जो हर एक के लिए एक जैसे लॉ बनाए गए, वेट्स और मेजर जो हैं स्टैंडर्डाइज किए गए कि किसी को भी दिक्कत ना हो। अब डिस्कस में आएगा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल, व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेज। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो लिबरलिज्म जो थी वो स्टार्ट हुई थी। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। आप वहाँ पे जो उस टाइम जो फीलिंग थी या रेवोल्यूशन जो फैला था, उन्होंने हर एक को इंस्पायर किया था, ठीक है।
parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries. अब यूरोपियन कंट्रीज में हर जगह उस टाइम पे जो रेवोल्यूशन है वो फैला हुआ था। जो पुअर लोग थे, अनएम्प्लॉयड थे, जो स्टार्विंग हो रही थी, मतलब जो भूखे मर रहे थे पीजेंट्स, सबके सब मतलब एक ही चीज़ में उनको सबको मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना था ताकि हम अच्छे से जी सकें। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। अब नेशनलिज्म की हिस्ट्री बतानी है ब्रिटेन में। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहेवल और रेवोल्यूशन। एकदम से ही जो नेशन स्टेट जो यूनिफाई करने की थी वो एकदम से रिजल्ट नहीं आया था। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। बहुत काफ़ी समय तक वहाँ पे रेवोल्यूशन जो है या मूवमेंट्स जो हैं वो चलते रहे। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। मतलब 18th सेंचुरी तक वहाँ पे कोई भी किसी ने पहले स्टार्टिंग नहीं की। द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रीव इन वेल्थ इम्पोर्टेंस एंड पावर। और धीरे धीरे ये मूवमेंट्स चलते रहे। फिर 18th सेंचुरी के बाद जाके वहाँ पे नेशन जो है वो ग्रीव हुए अपनी वेल्थ को, इम्पोर्टेंस को और पावर को लेके। थ्रू अ फोकस on any two countries explain how nations develop over the 19th in Europe. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. अब जो सबसे जो सीरियस सोर्स था नेशनलिस्ट टेंशन का यूरोप में 1871 के बाद वो था एरिया बाल्कन्स का। द बाल्कन्स वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन थी, विभिन्नताएं थी। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटमन एम्पावर। और वो जो एरिया था वो ओटमन पावर एम्पायर के कंट्रोल में आता था। The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. और ये जो रोमांटिक नेशनलिज्म का बाल्कन्स में जो आइडिया फैला ना, वो सारा बहुत ओटमन एम्पायर के लिए एक्सप्लोजिव साबित हुआ। मतलब उसका जो एम्पायर था वो बिल्कुल अलग हो गया। मतलब उसकी वहाँ पे सत्ता नहीं रही। अब वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अकॉर्डिंग सारा जो नेशन है वो यूनिफाई हो गया। अब ये जो हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखने के लिए वीडियो लाइक करते रहना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।